लोग कहते हैं कि लाशऊर काबू करके उससे कोई भी काम करवाया जा सकता है। लाशऊर जिन्नात या मुखलात से ज़्यादा पावरफुल है। इसको कंट्रोल कैसे किया जा सकता है? लाशऊर को अपनी मर्जी से प्रोग्राम करके हम जिंदगी में कैसी कैसी पॉजिटिव तब्दीलियां ला सकते हैं। आइडियल लाइफ पार्टनर अट्रैक्ट किया जा सकता है। इसके साथ किसी ने अमीर होना है, बिजनेस करना है, आपके सामने इन्वेस्टर लेकर आ सकता है। वो चीज़ें आपके सामने आउट ऑफ नोवेयर आ जाएंगी। ऑर्डर कैसे करेंगे? सबसे पहले माह रमज़ान से बेहतरीन फ़ायदा उठाने के लिए हम अपने सबकॉन्शियस माइंड को कैसे ऑर्डर दें? यहाँ तक कि आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को ये कह सकते हैं कि जिस रात शब कदर हो मुझे उस रात बता देना कि ये रात शब कदर है। इसमें मैं 2 तरीके बताऊंगा आपको। आप ये इमेजिन और फील करें कि आप आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस करके वहाँ चले गए हैं, उसके अहाते में आप उतर गए। यहाँ पे हर वक्त अर्श से लेके जमीन तक स्पिरिचुअल ट्रैफिक हो रही होती है। ऊपर की तरफ ट्रैवल करना शुरू करें। बहुत से लोग आपको सपोर्ट करके लेके जा रहे होंगे। देखते जाएं कि आपको क्या क्या चीजें नजर आएंगी, क्या क्या रंग, क्या क्या दुनिया नजर आएगी। अगर एआई और माइंड साइंस आपस में कंबाइन हो गया तो ये तो बहुत बड़ी तबाही मचा देगा। खुदा ना खास्ता लोग इससे रिलीजन चेंज कर सकते हैं। कहीं एआई दज्जाल ही तो नहीं है? लाशऊर को काबू करके हम उसे अपनी जिंदगी बदलने के लिए कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं? माह रमजान से बेहतरीन फायदा उठाने के लिए हम अपने लाशऊर को कैसे ट्रेन करें कि वो ऑटोमेटिकली वैसे ही फंक्शन करने लग जाए? शब कद्र की तलाश माइंड साइंसेस के ट्रिक्स के थ्रू कैसे हो सकती है? एआई और माइंड साइंसेस के ट्रिक्स अगर आपस में कंबाइन हो गई तो ये दुनिया को किस तरह से तबाह कर सकती हैं? इस सब कुछ हम जानेंगे माइंड पावर आर्टिस्ट सूफी अवैसी से। लोग कहते हैं कि लाशऊर को काबू भी किया जा सकता है और काबू करके उससे कोई भी काम करवाया जा सकता है। क्या सच में ही ऐसा है? जी बिल्कुल, 100% ऐसा ही है। बिल्कुल जैसे लोग जिन्नात मुखलात काबू करते हैं वैसे ही लाशऊर भी काबू किया जा सकता है। और लाशऊर जिन्नात या मुखलात से ज़्यादा पावरफुल और ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। अगर इसको काबू करना हम सीख लें तो हम अपनी ज़िंदगी बहुत आसान बना सकते हैं। सबसे पहले समझने की ज़रूरत है कि इसको हम काबू, ये तो फिलोसफिकल मेटाफोरिकल मीनिंग में बात कर रहे हैं, इसको कैसे हम कंट्रोल कर सकते हैं, कैसे हम इसको प्रोग्राम कर सकते हैं। तो पहले हमें ये समझने की ज़रूरत है कि सबकॉन्शियस माइंड है क्या। सबकॉन्शियस माइंड एक सॉफ्टवेयर है, हमारी बॉडी का या हमारी इस फिजिकल लाइफ का, फिजिकल वर्ल्ड का एक सॉफ्टवेयर है। ठीक है। जैसे हर एक हार्डवेयर का सॉफ्टवेयर होता है, इसी तरह हमारी इस बॉडी का एक सॉफ्टवेयर है जिसको हम सबकॉन्शियस माइंड कहते हैं। और हमारी इस दुनिया, इस फिजिकल वर्ल्ड का भी एक अपना सॉफ्टवेयर, इसको स्पिरिचुअल वर्ल्ड हम कहते हैं। तो ये सबकॉन्शियस माइंड एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसको हम डिज़ाइन भी खुद करते हैं। अच्छा। जिसको हम बनाते भी खुद हैं, इसकी कोडिंग भी हम खुद करते हैं, इसको प्रोग्राम भी हम खुद करते हैं। और इसके बाद ये सबकॉन्शियस माइंड उस प्रोग्राम को हमारी की गई प्रोग्रामिंग के मुताबिक हमारी लाइफ को चलाता है। इसको कंट्रोल कैसे किया जा सकता है? हम एग्जांपल ले लेते हैं, कोई आईटी का सॉफ्टवेयर है। अब वो आईटी की जिस लैंग्वेज में वो सॉफ्टवेयर बना हुआ है ना, हमने उसमें कोई चेंजिंग करनी है तो हमें वो पहले वो लैंग्वेज सीखनी पड़ेगी। उस कोडिंग की लैंग्वेज में जाके हमें उस कोडिंग में चेंज या प्रोग्रामिंग करनी पड़ेगी। बिल्कुल ऐसा ही ये लाशऊर हमारी बॉडी का सॉफ्टवेयर है। इसकी एक अपनी फ्रीक्वेंसी है, हमें उस फ्रीक्वेंसी पे जाके इसके अंदर हम चेंजिंग कर सकते हैं। यानी कि हम वो फ्रीक्वेंसी अडॉप्ट करेंगे तो हमें इसमें चेंजिंग की एक्सेस मिल जाएगी। हम इसमें चेंजिंग करेंगे, प्रोग्राम को रिफ़्रेश करेंगे कि ये कैसे हमारी ज़िंदगी गवर्न करे। इसको हम कहेंगे, इसको प्रोग्राम करना या इसको काबू करना, हम इसको कहेंगे। अच्छा, तो इस फ्रीक्वेंसी को अडॉप्ट करने की कुछ टेक्निक्स हैं, एक्सरसाइज हैं, क्या चीज़ें? वेरी सिंपल। जैसा हम अक्सर बात करते हैं, माइंड साइंसेस की बात जब भी होगी तो उसमें अल्फा स्टेट की बात होगी, अल्फा फ्रीक्वेंसी की बात होगी। अच्छा। अल्फा स्टेट या अल्फा फ्रीक्वेंसी कहते हैं एक बहुत ही रिलैक्स्ड माइंड स्टेट को, जिसमें आप ज़हनी और जिस्मानी तौर पर एक बहुत आरामदेह हालत में हैं। आपका जहन सोचों से खाली है और आप एक बड़ी पुरकैफ और एक बेनियाजी की कैफियत में। इसको हम कहते हैं अल्फा स्टेट ऑफ माइंड। आपका ब्रेन नॉर्मल से एक लोअर फ्रीक्वेंसी पे आके ऑपरेट कर रहा होता है। फॉर एग्जांपल, जब हम नॉर्मल बातचीत कर रहे हैं, हमारे माइंड की जो ब्रेन की जो फ्रीक्वेंसी, इसको बीटा फ्रीक्वेंसी कहते हैं। इसकी फ्रीक्वेंसी एक अलग है, 14 to 30 हर्ट्ज़। फिर हम जब अल्फा स्टेट आते हैं तो 14 से फ्रीक्वेंसी आपकी लोअर होना शुरू हो जाती है। प्रैक्टिकली फिजिकल फ्रीक्वेंसी जो हो, जिसको मेजर किया जा सकता है, EEG मशीन के साथ मेजर किया जा सकता है। हमारी ब्रेन की फ्रीक्वेंसी लोअर होती है, टेम्परेचर कूल डाउन होता है। हम एक जिससे हम रिलैक्स माइंड स्टेट में होते हैं, जिससे हम डे ड्रीमिंग करते हैं। अपने ख्यालों में खोए किसी के बारे में सोच रहे हैं, किसी की कॉल आ गई, मैसेज आ गया, इट हैपेंस। क्यों? क्योंकि अल्फा स्टेट इस फ्रीक्वेंसी में ये ताकत है कि ये इतने बड़े बड़े मिरेकल्स कर सकती है। इसी फ्रीक्वेंसी पे हमने आना है और ये हमारे सबकॉन्शियस माइंड की एक्सेस है, इसका गेटवे है। अल्फा स्टेट ऑफ माइंड में आना है और फिर टेक्निक्स को सीख कर अपने
इसको सबकॉन्शियस माइंड को अपने प्रोग्राम कर देना या इसको रीप्रोग्राम कर देना। सर, लाशऊर को अपनी मर्जी से प्रोग्राम करके हम अपनी ज़िंदगी में कैसी कैसी पॉजिटिव तब्दीलियाँ ला सकते हैं? लाइक अगर हमने अपना आइडियल लाइफ पार्टनर ढूंढना हो, या कोई बिजनेस या जॉब अपॉर्चुनिटी ढूंढनी हो, या कोई इल्म हासिल करना हो। बहुत से काम हम अपने सबकॉन्शियस माइंड को टास्क करके उससे ले सकते हैं। जैसा कि कल कोई इम्पॉर्टेंट इवेंट है, मेरी एक लाइफ का एक इम्पॉर्टेंट इवेंट है, मैंने दिन में बिजी होना है, आज रात को मैंने उसकी तैयारी करनी है, मेरे पास सोने का वक्त नहीं है। हम सोएंगे नहीं तो हमारा चेहरा फ्रेश नज़र नहीं आएगा, जहन एक्टिव नहीं होगा। बेशक। मैं अपने सबकॉन्शियस माइंड में ये प्रोग्रामिंग कर सकता हूँ कि आज की रात में नींद पूरी नहीं कर पाऊँगा, लेकिन 100% फ्रेश नज़र आना है, 100% एक्टिव माइंड रखना है और ज़बरदस्त परफॉर्म करना है। दिस कैन बी डन। अच्छा। हम ये भी प्रोग्राम कर सकते हैं अपने आप को कि जी मेरी जो स्लीप है इतने आवर्स की हो जाए, भरपूर नींद हो जाए, जब मैं सोऊं तो आसपास क्या आवाज़ें आ रही है, कौन मुझे आवाज़ें दे रहा है, मेरी उससे आंख ना खुले। ये भी प्रोग्राम किया जा सकता है। ये भी प्रोग्राम किया जा सकता है कि मेरी सुबह नमाज पे उठते हैं आंख नहीं खुलती। ये प्रोग्राम किया जा सकता है कि जी जैसे ही मेरा अलार्म बजेगा मेरी सारी नींद एकदम ख़त्म हो जाएगी और मैं बिल्कुल फ्रेश होकर उठ जाऊँगा, नमाज के लिए उठना आसान हो जाएगा। या इवन ये भी किया जा सकता है कि आप बगैर अलार्म के उठ जाएं, आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को टारगेट करें कि मैंने सुबह इतने बजे उठना है और वो उतने बजे एग्जैक्ट आपको उठा देगा। दिस इज़ ऑल्सो पॉसिबल। और आगे जाएं, किसी ने कोई इल्म सीखना है, किसी को कोई साइंटिस्ट है, कोई मैथमेटिशियन है, कोई रिसर्च कर रहा है, कोई PhD कर रहा है, किसी को ख़ास इल्म नहीं मिल रहा, कोई ख़ास किताब है जो कहीं मिल नहीं रही किसी लाइब्रेरी से, या किसी सवाल का जवाब नहीं मिल रहा, आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को ट्रेन कर दें, उसको टास्क दे दें, उसको ये जिम्मेदारी दे दें कि मेरे लिए ये चीज़ ढूंढ के लाओ, मुझे ये चीज़ चाहिए, मेरे लिए ये चीज़ ढूंढ के लाओ। वो आपके सामने किसी न किसी तरह ढूंढ के ले आएगा। जस्ट लाइक बिल्कुल ऐसे ही जैसे हम देखते हैं कि कुछ लोग होते हैं जो अपनी धुन के सच्चे होते हैं, वो अपना काम किसी न किसी तरह कर ही लेते हैं। एक और कहावत है कि अल्लाह शक्कर को शक्कर ही देता है, क्योंकि उसके माइंडसेट में वो चीज़ चल रही होती है, वो उसी की तलब कर रहा होता है। जब तलब सच्ची होती है तो मंजिल आपके सामने आ जाती है। ये सेम फिलॉसफी हमारे सबकॉन्शियस माइंड इस पर काम करता है। फिर आपने पूछा आइडियल लाइफ पार्टनर अट्रैक्ट किया जा सकता है इसके साथ। अपने सबकॉन्शियस माइंड को आप टास्क दे दें कि मुझे ऐसा लाइफ पार्टनर चाहिए, वो ऐसे अपॉर्चुनिटीज़, ऐसे रिश्ते आपके सामने लेकर आ जाएगा खुद ब खुद। ऑफ कोर्स, मतलब लोग भी अट्रैक्ट होना स्टार्ट हो जाएंगे जैसे हमें चाहिए, लेकिन वो चीज़ आएगी आपके पास दुनियावी सोर्सेज से। अच्छा, ठीक। ऐसा नहीं होगा कि आप सुबह उठेंगे तो आपके सामने वो पिलो के नीचे एक पर्ची एड्रेस लिखा होगा कि जी ये आपका आइडियल लाइफ पार्टनर है। ऐसा नहीं होने लगा। वो होगा ऐसे कि आपकी लाइफ में कोई अचानक ऐसा सामने इंसान आ जाएगा, कोई आपको अप्रोच करेगा, या कोई किसी सोर्स से कोई आइडियल लाइफ पार्टनर का सबब बन जाएगा। ऑटोमेटिकली वो चीज़ आप तक मैनिफेस्ट होकर आ जाएगी। सबकॉन्शियस माइंड ये काम कर सकता है। किसी ने अमीर होना है, बिजनेस करना है, तो बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ लेकर आ सकता है, बिजनेस के सजेशंस लेकर आ सकता है, आइडियाज़ लेकर आ सकता है। आपके सामने इन्वेस्टर लेकर आ सकता है, जिन्होंने बिजनेस करना है उनको इन्वेस्टमेंट मिल सकती है। दिस इज़ ऑल पॉसिबल विद सबकॉन्शियस माइंड। सबकॉन्शियस माइंड की टास्किंग, कि हमने उसको टास्क कैसे करना है या ऑर्डर क्या देना है, वो कैसे करेंगे हम? ओके, इसकी फ़िलॉसफी ये है कि सबसे पहले ये समझ लें कि सबकॉन्शियस माइंड एक एंटिटी है। जिस तरह जिन्नात या मुकलात लोग काबू करते हैं, आमिल हजरात बताते हैं कि जिन्नात काबू करने का ये तरीका है और आप जिनको जो कहेंगे आप वो करेगा, बिल्कुल इसी तरह सबकॉन्शियस माइंड एक एंटिटी है। पहले तो आपको इसको बिलीव करना है इसके ऊपर कि इट इज़ समथिंग और ये आपके हुक्म का गुलाम है और ये आपके लिए कुछ करेगा। पहले तो इस पर बिलीव होना ज़रूरी है। दूसरी बात ये समझ लें कि सबकॉन्शियस माइंड अनलाइक जिन्नात मुकलात जिनको बड़ी मेहनत से वो आपको काबू करना पड़ता है, आपका सबकॉन्शियस माइंड हर वक्त आपके सामने हाथ बंधे खड़े रहता है और कहता है क्या हुक्म है मेरे आका। वो हर वक्त इस स्टेट में रहता है। अच्छा। हमने उसको समझना है और उसको यूज़ करना है और उसको ऑर्डर देना है कि मेरे लिए ये काम करो और ये करके लाओ। अच्छा, तो वो कर भी लेता है। ऑफ कोर्स। अब हम सब जो है ना, हम सब अपने सबकॉन्शियस माइंड को कंट्रोल कर रहे हैं ऑलरेडी, या जाने में या अनजाने में। कुछ इसको पॉजिटिव यूज़ कर रहे हैं, कुछ इसको नेगेटिव यूज़ कर रहे हैं। हर इंसान अपने सबकॉन्शियस माइंड की प्रोग्रामिंग कर रहा होता है। लेकिन हर बंदे को तो ये पता भी नहीं है कि सबकॉन्शियस माइंड को हम ऑर्डर दे सकते हैं, तो जिनको नहीं पता वो कैसे चला रहे हैं इसको? वो इस तरह कि हमारे सबकॉन्शियस माइंड की प्रोग्रामिंग, जो उसका ऑर्डर देने का तरीका है, वो प्रोग्रामिंग ऑटोमेटिकली हो रही होती है। सबसे पहले जब एक बच्चा छोटा होता है, 5 साल से कम उम्र होता है, उसकी सबकॉन्शियस माइंड प्रोग्रामिंग उसके पेरेंट्स कर रहे होते हैं। अच्छा। उसके घर का एनवायरनमेंट कर रहे होते हैं।
आपने सुना होगा अक्सर कि बच्चे की शख्सियत पहले 5 साल में बन जाती है, फिर सिर्फ वो ग्रो करती है। वो पहले 5 साल में क्यों बनती है? क्योंकि उस वक्त बच्चे का क्रिटिकल माइंड डेवलप नहीं हुआ होता, सिर्फ सबकॉन्शियस माइंड एक्टिव होता है। वो जो सुनेगा, जो ऑब्जर्व करेगा, जो देखेगा, जो लेसन्स लेगा, वो उसकी शख्सियत में प्रोग्राम हो जाएंगे। तो किसी भी इंसान की पर्सनैलिटी सबसे पहले अगर कोई बनाता है या बिगाड़ता है तो वो फॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली वालिदैन होते हैं, या वो लोग जो उसकी छोटी उम्र में परवरिश कर रहे होते हैं। फिर बच्चा ऐसा ऐसा बड़ा होता है, उसकी दोस्ती कैसे लोगों से है, क्या बातें होती हैं, क्या गुफ्तगू होती है, क्या मौजू होती है, किसकी क्या आदत हैं। बच्चे कार्टून मूवीज़ क्या देखते हैं, उसमें क्या करेक्टर्स हैं, क्या मैसेज दिया जा रहा है, उसमें क्या आपकी सबकॉन्शियस माइंड प्रोग्रामिंग की जा रही है। फिर हम बड़े होते हैं, टीवी, ड्रामाज, मूवीज़ हमारी हिप्नोसिस कर रहे होते हैं हमारा। फिर ये कि हमारे आसपास रहने वाले लोग जिन चीज़ों से हम इंस्पायर होते हैं, जिनको हम पसंद करते हैं, डेली लाइफ में ऐसे बहुत से मौके होते हैं कि कुछ चीज़ हमारे सबकॉन्शियस माइंड में उतर जाती है, प्रोग्राम होती है। और आजकल तो ये मोबाइल फ़ोन, स्मार्टफोन, सोशल मीडिया, ये हमारी प्रोग्रामिंग कर रहा है। ये वो तमाम ज़राए हैं जिससे हमारी प्रोग्रामिंग ऑटोमेटिकली हो रही होती है, या हम खुद कर रहे होते हैं या किसी इनवेरिएबली हो रही होती है। तो सबकॉन्शियस माइंड हमारा एक ऐसा गुलाम है जो हर वक्त हाथ बांध के खड़ा है और कह रहा है क्या हुक्म है मेरे आका। अब जिसने जो प्रोग्रामिंग की हुई है ना, वो वैसा हुक्म दे रहा है। किसी की नेगेटिव प्रोग्रामिंग है तो नेगेटिव हुक्म जा रहा है, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव हुक्म जा रहा है। अब इसको हम कैसे पॉजिटिव यूज़ कर सकते हैं? जो भी पास्ट में हो गया, जैसी प्रोग्रामिंग हो गई, अब हम इसको इम्प्रूव करना चाहते हैं, चेंज करना चाहते हैं। ये कैसे होगी? जैसे मैंने कहा कि इसकी अपनी फ्रीक्वेंसी पे पहले जाना है, उसकी कोडिंग की लैंग्वेज में जाना है, रिलैक्स माइंड स्टेट में जाना है, अल्फा स्टेट ऑफ माइंड में जाना है, एक बेनियाजी की कैफियत में जाना है, जहाँ माइंड बॉडी रिलैक्स होता है, हल्की सी गुनूदगी, रिलैक्स, आसानी होती है। उस स्टेट में जाके आपने अपने आप को मुखातिब करना है, या यूँ समझ लें कि आपने अपने सबकॉन्शियस माइंड को मुखातिब करना है, जो कि आपके अंदर ही है या आप खुद हैं। आपने उसको मुखातिब करना है, ये बिलीव रखना है कि आप उससे बातचीत कर रहे हैं, और मुखातिब करना है, और आपने उससे ये कहना है। मिसाल के तौर पर आपको कोई बुक चाहिए, आपको कोई इल्म चाहिए। आपने सबकॉन्शियस स्टेट ऑफ माइंड हासिल कर लिया, अल्फा स्टेट, अपने आप को मुखातिब किया, और फिर आपने एफर्म करना है, जैसे एफर्मेशंस करते हैं, रिपीट करते हैं कोई चीज़, अपने आप को मुखातिब करके अल्फा स्टेट ऑफ माइंड में सोच के ज़रिए आप यूँ समझें कि आप किसी एंटिटी को ऑर्डर कर रहे हैं। आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को ऑर्डर करें कि मेरे लिए, मुझे ये इल्म नहीं मिल रहा, इस सवाल का मुझे जवाब नहीं मिल रहा, मुझे ये बुक नहीं मिल रही, मेरे लिए ये बुक जहाँ मर्जी से ढूंढ के लाओ। अच्छा, ये काम भी कर सकते हैं? ये इल्म मेरे सामने लेकर आओ, ये मेरी रिक्वायरमेंट है। और ये चीज़ आप रिपीट करेंगे। सबकॉन्शियस माइंड की फिलॉसफी क्या है प्रोग्रामिंग की? रेपिटेशन। अल्फा स्टेट, रेपिटेशन। रिपीट करके आप उसको ये अच्छी तरह कह देंगे, ये मेरे लिए करके लाओ। अब सबकॉन्शियस माइंड कैसे काम करेगा, रिजल्ट कैसे आएगा? या तो आपके ख्वाब में सवाल का जवाब आ जाएगा, कोई आपको बता देगा, या आपके ख्वाब में कोई रास्ता आएगा कि जी ये बुक आपको फलां लाइब्रेरी से मिलेगी, या ख्वाब में कुछ नहीं हुआ, आपकी डेली लाइफ में आहिस्ता आहिस्ता वो किसी ना किसी, आपने उस सवाल का जवाब आपको किसी टीवी प्रोग्राम से मिल गया, किसी सोशल मीडिया से मिल गया, आपके किसी दोस्त ने बात करते करते ऐसी बात की कि आपको क्लिक हो गया, आपको जवाब मिल गया, या वो जो किताब आपको नहीं मिल रही थी अचानक किसी ने आपको गिफ्ट कर दी, या कहीं से आपको पता चल गया कि इस जगह पे अवेलेबल है। वो दुनिया के ज़राए ही इस्तेमाल करेगा, मतलब कहीं ना कहीं से इशारा मिल जाता है आपको। जी, दुनिया के ज़राए ही इस्तेमाल होंगे। ऐसा नहीं होगा कि वो बुक आपके पिलो के नीचे से निकलेगी। दुनिया के ज़राए इस्तेमाल होंगे, वो इल्म आपके सामने आ जाएगा, सबकॉन्शियस माइंड ले आएगा। सही। अब हम बात करें कि आइडियल लाइफ पार्टनर अट्रैक्ट करना है, तो इसमें सबसे पहले तो आपने ना एक अपने लाइफ पार्टनर, डिजायर्ड लाइफ पार्टनर की कुछ 2-3 मेन कैरेक्टरिस्टिक्स जो है ना वो चूज कर लेनी है कि मुझे ये 3 कैरेक्टरिस्टिक्स, ये 3 खूबियां लाजमी चाहिए अपने लाइफ पार्टनर में। अच्छा। वो 3 आपने नोट डाउन कर ली, फाइनलाइज कर ली। बाकी चीज़ें प्लस माइनस मुझे कबूल हैं। कोई कहता है जी मुझे तो ऐसा बंदा चाहिए जो अच्छे धीमे मिजाज का हो, जो पढ़ा लिखा हो, खौफ खुदा रखने वाला हो, ठीक है, ईमानदार हो, सीधी सच्ची बात करने वाला हो। किसी के नज़दीक ये इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल। किसी के नज़दीक इंपॉर्टेंट है कि जी वो उसकी इतनी सैलरी हो, इतना बड़ा बिजनेसमैन हो, और ससुराल में सिर्फ 2 से 3 लोग, ज़्यादा लोग ना हो। जी, ससुराल वाले सारे उसके किसी एक्सीडेंट में शहीद हो चुके हों, अल्लाह माफ़ करे। तो ये अपनी 2-3 मेन चीज़ें आप अपनी पिन पॉइंट कर लेनी है, बाकी छोड़ देनी है। अच्छा। हर चीज़ परफेक्ट नहीं होती, हर इंसान एक पैकेज होता है, पॉजिटिव नेगेटिव का पैकेज होता है। आपका सबकॉन्शियस माइंड को 2-3 चीज़ों के ऊपर तो चीज़ सेलेक्ट करके ले आएगा, लेकिन वो आप पूरा ही उसको ऑर्डर पे तैयार करवाएं तो ऐसा नहीं हो सकता। तो 2-3 चीज़ें आपने सेलेक्ट कर ली, और आपने अपने सबकॉन्शियस माइंड को इसी तरीके से कहना है कि मेरे लिए आइडियल लाइफ पार्टनर या अप्रोप्रिएट लाइफ पार्टनर जो है वो ढूंढ के लाओ, जिसमें ये 3 चीज़ें एसेंशियल हों और हाई डिग्री में मौजूद हों,
और ये ऐसी अपॉर्चुनिटी मेरे सामने लेकर आओ। अच्छा, सबकॉन्शियस को अपन टास्क कर दिया रिपीटिशन के साथ, और ये करते रहना है आपने, एक दिन नहीं, एक दिन किया तो खत्म, ये आपने करते रहना है, जब तक मिल ना जाए वो, रैंडमली आपने करते रहना है। ठीक यानी है। हिप्नोसिस का रूल है कि इतनी दफ़ा रोजाना रिपीट करें, इतने दिन तक करें। तो मैं कहूँगा कि रैंडमली करते रहें जब तक आपको चीज़ मिलती नहीं है, और कॉन्शियस परेशान होकर नहीं करना, रिलैक्स होकर करना है आपने काम, रिलैक्स होकर करें। उसको आपने ऑर्डर कर दिया और ऑर्डर को ताज़ा करते रहें, बार बार नए ऑर्डर देते रहें, वो चीज़ें आपके सामने दुनियावी ज़राए से ऑटोमेटिकली आ जाएंगी, अच्छा, आउट ऑफ नोवेयर आ जाएंगी, या कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी आपके सामने आ जाएगी कि आप कहेंगे ये चीज़ तो पहले भी यहीं अवेलेबल थी, मैंने क्यों नहीं सोचा इस चीज़ के बारे में, इस ऑप्शन के बारे में कंसिडर क्यों नहीं किया। आपका जहन खुल जाएगा और वो चीज़ मिल जाएगी, या आउट ऑफ नोवेयर एक नई चीज़ आ जाएगी। तो सबकॉन्शियस माइंड इस तरह हेल्प करता है। ठीक, बिजनेस की बात करें, किसी ने बिजनेस करना है, कोई कहे जी मेरे पास आइडिया बहुत अच्छे अच्छे हैं, मेरे पास इन्वेस्टर नहीं है, मैं बिजनेस करना चाहता हूँ। आप टास्क करें कि जी मुझे ऐसे इन्वेस्टर ला के दें जिनके पास इतनी एटलीस्ट इन्वेस्टमेंट हो, वो मेरे इस आइडिया के ऊपर इसको एक्सेप्ट करें, इसको अच्छा समझें और इस पर इन्वेस्ट करना पसंद करें, और ज़्यादा वो नखरे करने वाले ना हों, बहुत ज़्यादा पर्टिकुलर चीज़ों में ना हो, छोटी छोटी चीज़ों में, ऐसे इन्वेस्टर लेकर आए मेरे पास। ठीक है, अब ये आपने टास्क कर दिया, अब वो ऑटोमेटिकली कहीं ना कहीं से वो चीज़ें लेके आपके पास दुनियावी ज़राए से, उन्हीं ज़राए से जिन ज़राए से आप मार्केटिंग कर रहे हैं, जो आपकी प्रोफाइल्स हैं, जो आपकी हल्का हिबाब है, कोई पता नहीं आपका कोई दोस्त, आपका कोई रिलेटिव जो इतने अरसे से आपके साथ हो, वन फाइन डे वो आपको कहेगी जी आए मैं आपके साथ इन्वेस्ट करता हूँ, आए मिलके ये काम करें, एनीथिंग कैन अपीयर टू यू, वो चीज़ आपके सामने आ जाएगी। इस तरह सबकॉन्शियस माइंड जो है वो अपॉर्चुनिटीज़ आपके सामने लेकर आता है। लेकिन सबकॉन्शियस माइंड को प्रोग्राम करते वक्त किन डूज एंड डोंट्स का ख्याल रखना चाहिए कि ये करना चाहिए और ये नहीं करना चाहिए? इसमें सबसे पहली बात कि आप जो टास्क कर रहे हैं ना, वो रियलिस्टिक होना चाहिए। अच्छा, रियलिस्टिक होना चाहिए। मिसाल के तौर पर आप ये कहें कि जी मैं एक पॉलिटिशियन बनना चाहता हूँ, मैं नेक्स्ट इलेक्शन में किसी पार्टी की तरफ से मैं इलेक्शन लड़ना चाहता हूँ, तो मेरे लिए कोई ऐसे असबाब बनाएं, आपका कहीं ना कहीं से लिंक बनेगा, किसी ना किसी से आप टिकट होल्डर तक आहिस्ता आहिस्ता पहुँच जाएंगे। इट इज़ रियलिस्टिक। अगर आपकी थोड़ी सी नॉन वैल्यू, आप सरदार हैं अपने इलाके के, नॉन पर्सन है, तो हो सकता है। अगर आप कहें कि जी मुझे तो अमेरिकन पार्लियामेंट का स्पीकर बनना है, तो ये थोड़ी सी अनरियलिस्टिक हो गई है। बिल्कुल। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, एक लतीफ़ा अगर आप इजाज़त दें तो। जी 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 जी। वो जिस तरह जिन काबू करते हैं ना लोग, बिल्कुल, तो एक लतीफ़ा है कि किसी इंसान के पास वो जिन काबू करने का वो अलादीन का चिराग आ गया। अच्छा। उसने अलादीन के चिराग को रगड़ा, जिन हाजिर हो गया। अच्छा। जिन ने कहा क्या हुक्म है मेरे आका। तो भाई साहब ने कहा कि जी मुझे जो है ना इस तरह करो, पाकिस्तान से लेकर ना अमेरिका तक एक ज़बरदस्त कारपेट रोड बना दो। अच्छा। तो जिन ने कहा कि भाई साहब ये तो बड़ा मुश्किल काम है, कोई और काम बताएं। तो फिर उन भाई साहब ने कहा कि जिनको ये कहा कि इस तरह करो, मेरी बीवी को मेरा फर्माबरदार बना दो, मेरे हुक्म का गुलाम बना दो। अच्छा। तो जिन ने आगे से पता क्या कहा, जिन ने कहा भाई साहब रोड सिंगल बनानी है या डबल? मतलब वो ज़्यादा मुश्किल काम था आने के लिए। ये तो एक जोक है। कहने का मतलब है कि कोई रियलिस्टिक चीज़ आपने उसको बतानी है, कोई अनरियलिस्टिक ऐसी चीज़ नहीं बतानी जिसको खुद ही आपका कॉन्शियस एक्सेप्ट ना करे कि ये हो भी सकता है कि नहीं हो सकता। अगर आप अनरियलिस्टिक चीज़ बता रहे हैं तो आपका कॉन्शियस ही उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा, तो आप सबकॉन्शियस को ऑर्डर कैसे करेंगे, वो उल्टा इफेक्ट होगा। तो सबसे पहली बात ये कि आपका जो टास्क आप उसको कर रहे हैं वो रियलिस्टिक है। दूसरी बात ये कि जब आपने टास्किंग कर दी तो आपने ये अंडरस्टैंडिंग रखनी है कि जैसा अभी हमने जिक्र किया कि वो किन ज़राए से चीज़ें आपके पास लेकर आएगा। ऐसा भी हो सकता है कि आपके जहन में कोई नया आइडिया आ जाए कि व्हाई नॉट टू डू दिस। हो सकता है ये जो आइडिया आपके जहन में आ रहा है, ये आपका सबकॉन्शियस माइंड जो आपका हुक्म का गुलाम है, वो ही आपके जहन में आइडिया डाल रहा हो कि ये अप्रोच अख्तियार करो, ये काम करो, इससे आहिस्ता आहिस्ता वो रास्ता उस तरफ जाता हो जो आपने उसको ऑर्डर किया है। तो आपने अपना जहन ओपन रखना है, न्यू आइडियाज़ को आपने वेलकम करना है, नई चीज़ों को कंसिडर करना है, और कोई नई अपॉर्चुनिटीज़ आपके रास्ते में आए तो आपने उनको वेलकम करना है, उनको कंसिडर करना है। वही इन्वेस्टमेंट की एग्जांपल दूंगा कि आप इन्वेस्टर चाह रहे हैं और आपको कोई आपका नेबर कहता है, आपका कोई दोस्त कहता है यार आप मेरे पास कुछ इन्वेस्टमेंट आओ मिलके काम करें, या वो आपको कुछ ऐसे से कह रहा है कि क्यों ना कोई मिलके आप काम करें, आप किसी वजह से उनको इनकार कर रहे हैं। तो नाउ इज़ द टाइम कि आपके जहन में ख्याल पैदा होगा व्हाई नॉट टू कंसिडर दिस। देखें तो सही बात हमारी कहाँ तक चलती है। ये सब कॉन्शियस माइंड आपको रास्ते दिखा रहा है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़, आपने अपना जहन ओपन रखना है, न्यू आइडियाज़ को वेलकम करना है, और जो आपके सामने अपॉर्चुनिटीज़ आएँ उनको कंसिडर करना है आपने। तो इस तरीके से वो
आपका सबकॉन्शियस माइंड आपको रास्तों पे चलाएगा। माह रमज़ान से बेहतरीन फ़ायदा उठाने के लिए हम अपने सबकॉन्शियस माइंड को कैसे ऑर्डर दें कि हमारा माइंड वैसे ही ऑटोमेटिकली फंक्शन करना स्टार्ट हो जाए, इबादत के पॉइंट ऑफ व्यू से या सवाब कमाने के पॉइंट ऑफ व्यू से? ये सबसे पहले तो ये कि रमज़ान मुबारक आइडियल महीना है सबकॉन्शियस माइंड की प्रोग्रामिंग के लिए। अच्छा, इट इज़ दी बेस्ट, इट इज़ दी आइडियल मंथ फॉर द प्रोग्रामिंग ऑफ सबकॉन्शियस माइंड। अमेजिंग। रीज़न बीइंग कि इसमें अल्लाह ताला की ब्लेसिंग्स बहुत ज़्यादा होती हैं। बेशक। अल्लाह ताला की रहमतें, बरकतें, फरिश्तों का आना जाना, अल्लाह ताला की मग़फ़रत, सब चीज़ों के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। सेकेंडली शैतान इस मंथ में अवेलेबल नहीं होता जो कि नेगेटिव प्रोग्रामिंग करता है। सही। इस मंथ को ये ख़ास हासिल है, इम्तियाज़ हासिल है कि इसमें आप अपनी शख्सियत में कोई चीज़ प्रोग्राम करनी है ना, इट इज़ दी बेस्ट मंथ। अगर आपने अपने आप को इबादत के ऊपर लगाना है, पाबंद करना है, नमाज का पाबंद करना है, तो दिस इज़ दी मंथ। अगर आपने अपने आप को तकवा वाला मुत्तकी बनाना है कि आप बुरे ख़यालात से भी बचें, सोच भी अच्छी हो आपकी, सब कुछ पॉजिटिव हो, दिस इज़ दी बेस्ट मंथ। अगर आपने अपनी पर्सनैलिटी चेंज करनी है, कुछ हैबिट्स चेंज करनी है, अपनी ओवर थिंकिंग ख़त्म करनी है, कुछ बुरी हैबिट्स ख़त्म करनी है, अपनी लाइफ को डिसिप्लिनाइज करना है, दिस इज़ दी बेस्ट मंथ फॉर प्रोग्रामिंग सबकॉन्शियस माइंड। अभी प्रोग्रामिंग कैसे होगी? सबसे पहले तो इस फ़िलॉसफी को आपने समझ लेना है। मैं फिर शैतान की एग्जांपल देता हूँ। एक सवाल अक्सर लोग पूछते हैं कि अगर रमज़ान में शैतान कैद है तो फिर रमज़ान में गुनाह क्यों होते हैं? चोरी चकारी, कत्ल ग़ारत क्यों होता है? हाँ जी। इसकी पहली आंसर का पहला हिस्सा तो ये है कि शैतान सारे के सारे गुनाह शैतान नहीं करवाता। हाँ, बेशक। अल्लाह ताला ने इंसान के अंदर अच्छाई और बुराई का मादा रखा हुआ है। शैतान सिर्फ उस बुराई के मादे को एक्सप्लॉइट करता है, उसको 10x 100x कर देता है, उसके ऊपर प्रोग्रामिंग करता है तो इंसान की चीज़ ज़्यादा हो जाती है। यानी शैतान इंसान के ऊपर मेहनत करता है पूरा साल। शैतान हमारे सबकॉन्शियस माइंड को प्रोग्राम करता है लड़ाई झगड़े की तरफ, नेगेटिविटी की तरफ, गुनाह की तरफ। अच्छा। अब रमज़ान में वो अवेलेबल नहीं है, लेकिन बाकी 11 महीने उसने ऐसी आपकी सबकॉन्शियस माइंड प्रोग्रामिंग की हुई है कि वो रमज़ान में भी गुनाह होते हैं और वो कत्ल गारत भी होती है, सिक्योरिटी सिचुएशन भी होती है, एवरीथिंग होती है। बिल्कुल सही है। अब ये जो रमज़ान का महीना ना, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अब इसमें अगर आप इस फिलॉसफी को समझ के, इस यकीन के साथ इस मंथ में ये प्रोग्रामिंग कर लेना कि अब मैंने इस मंथ में ऐसी अपनी सबकॉन्शियस माइंड प्रोग्रामिंग करनी है कि बाकी 11 मंथ्स भी शैतान मेरे से दूर रहेगा या मैं उसमें नहीं आऊँगा, तो दिस इज़ दी आइडियल मंथ। तो पहले तो इस फिलॉसफी को समझना और इस पर यकीन करना ज़रूरी है कि इस मंथ में जो आप प्रोग्रामिंग करेंगे ना, वो आपकी पूरा साल या लाइफ लॉन्ग चलेगी। आमतौर पे हम क्या करते हैं या हमारी सोच क्या होती है कि रमज़ान है, ये 30 डेज़ हमने पाबंदी करनी है और उसके बाद हम फिर जो मर्जी दिल खोल के करेंगे। बिल्कुल। जब आपकी सोच ही यही है तो आपके अंदर वो प्रोग्रामिंग होगी भी सिर्फ 30 डेज़ के लिए। तो पहले तो आपने इस बात को समझ लेना है कि ये लाइफ लॉन्ग प्रोग्रामिंग होगी, जैसा बिलीव करेंगे वैसा होगा। फिर सेकंड, आपका पर्टिकुलर क्वेश्चन कि इसको रमज़ान के लिए हम कैसे स्पेशली प्रोग्राम कर सकते हैं। रमज़ान के लिए हम सबसे पहले तो अपनी रमज़ान की एक हमें रूटीन तरतीब देंगे कि हमने रमज़ान में ये करना है, ऐसी इबादत करनी है, कुरान पाक पढ़ना है, तिलावत करनी है, तर्जुमा तफसीर पढ़ना है, नेक अमाल करने हैं, सदका खैरात करना है, जो भी आपकी रूटीन है, अपने काम पर भी जाना है। अब रमज़ान एक इस तरह से थोड़ा सा मुशक्क़त वाला महीना होता है कि नींद डिस्टर्ब होती है, काम का बर्डन ज़्यादा होता है, आपको गुस्सा ज़्यादा आता है, आपकी चीज़ें मैनेज करना टाइम के हिसाब से टाइम कंप्रेस इन्वायरमेंट होता है। तो आपने क्या करना है, सबसे पहले अपने सबकॉन्शियस माइंड को ये प्रोग्राम कर देना है कि आपके लिए इस रमज़ान की पूरी रूटीन को जो आपने बनाई है उसको फॉलो करना आपके लिए बहुत आसान बना दे। अच्छा। ये आप प्रोग्राम कैसे करेंगे? उसी तरीके से अल्फा स्टेट सबकॉन्शियस माइंड को एड्रेस करेंगे और उसको ऑर्डर दे देंगे, रिपीट कर करके प्रोग्राम कर देंगे कि ये मेरी रमज़ान की रूटीन है, इसको करना मेरे लिए आसान बना दो। जब मैं काम करने बैठूं तो मेरा पूरा फोकस ध्यान पे हो, ना मुझे भूख प्यास का एहसास हो, ना डिस्ट्रैक्शन हो। जब मैं दिन में सिर्फ 3 घंटे के लिए भी रात को लेटूं सोने के लिए तो उसमें मेरी नींद पूरी हो जाए। उसके बाद बाकी दिन में मुझे बिल्कुल नींद का एहसास तक ना हो। 100% आप इसको कह सकते हैं। जब आप इबादत करें तो आपको इबादत की बातनी लज़्ज़त महसूस हो। जब आप कुरान पढ़ें तो आपको महसूस हो कि अल्लाह ताला आप इंसान से आपसे गुफ्तगू कर रहे हैं। एनीथिंग यू कैन टेल योर सबकॉन्शियस माइंड। यहाँ तक कि आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को ये कह सकते हैं कि जिस रात शब कदर हो मुझे उस रात बता देना कि ये रात शब कदर है। वाह, इस बारे में बाद में बात करेंगे, लेकिन मुझे ये बताएं, रमज़ान में हम सबका लाशऊर डिफरेंट तरीके से फंक्शन कर रहा होता है। फॉर एग्जांपल, लोग कहते हैं दही खा ली आपने अगर सहरी में तो आपको पूरा दिन प्यास नहीं लगेगी। हमारी नफ्सियात क्यों ऐसी हो जाती है और फिर असल रमज़ान की नफ्सियात क्या है? असल में ये हमारी एक मिसकॉन्सेप्शन है या हमारी गलत आदत है कि हम रमज़ान को इस तरह यूज़ करते हैं कि हम दिन को जो है, जो भूख प्यास से पाबंदी का टाइम है वो हम सो के गुजारते हैं, सारी रात हम जागते हैं, सारी रात खाते पीते रहते हैं, स्पोर्ट्स करते हैं, क्रिकेट के मैचेस करते हैं, सुबह सहरी करते हैं,
फिर उसमें सो जाते हैं। फिर सहरी में भी हम पेट भर के 2-3 पराठे ऊपर तक, जब तक पेट भर नहीं जाएगा गले तक हम बस नहीं करेंगे। फिर उसके ऊपर हम इलायची वाले कहवे पिएंगे, हम दही खाएंगे, ग्रीन टी पिएंगे, फिर ग्रीन टी इफ्तारी में पिएंगे कि ये टोटके कि इससे सारा दिन आपको भूख नहीं लगेगी, सारा दिन आपको प्यास नहीं लगेगी। ये बातें दुरुस्त हैं। ऐसा भी हो सकता है, ऐसी जड़ी बूटियां भी हैं कि आप वो यूज़ करें तो आपको 2-2 दिन भूख ना लगे। हाई फाइबर बिस्किट्स मिलते हैं, हमारे यहाँ भी अवेलेबल हैं। जो लोग ये डेजर्ट पे निकलते हैं, डेजर्ट सफारी के लिए या माउंटेन क्लाइंबिंग के लिए निकलते हैं, वो अपने साथ इस तरह के हाई फाइबर बिस्किट्स लेके जाते हैं। पूरा पूरा दिन आपको भूख नहीं लगती, तो अब वो खा के भी सहरी में खा के रोज़ा रख सकते हैं। लेकिन ये रोज़े की साइकोलॉजी नहीं है, रोज़े की नफ्सियात नहीं है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। रोज़ा असल ये है कि आपने सहरी में खाना भी उतना ही है जितना नॉर्मल खाने का हुक्म है, यानी कि 3 हिस्से भूख के बनाएं, 2 हिस्से खा लें, कैसा छोड़ दें। भूख रख के खाना है सहरी में भी। और उसके बाद ये टोटके नहीं आजमाने आपने, इलायची कहवे दही वाले ये नहीं आजमाने। थोड़ा सा कम खाना है, और कम खाने के बाद सहरी करके सो नहीं जाना आपने। सुबह का तुलुए आफ्ताब का वक्त जो है बड़ा कीमती वक्त है, इस वक्त में रिज़्क तकसीम किया जाता है। आपने जाग के गुजारना है दिन को, आपने चाहे आप तिलावत करें, इबादत करें। और असल रमज़ान या रोज़ा ये है कि आप दिन को रोज़े के साथ भूख प्यास में रोज़गार तलाश करें अपना, या रोज़गार जो आपका काम है, जॉब है, मेहनत मजदूरी करें, अल्लाह का फजल तलाश करें, रोज़गार तलाश करें, अपना काम करें, अपनी जॉब करें। और अगेन इफ्तारी में भी उसी हिसाब से गुंजाइश रख के खाएं, और उसके बाद रात को क़याम करें, रात को इबादत करें, अल्लाह की तस्बीह बयान करें। असल तो रोज़ा ये है कि रात को इबादत, दिन को मेहनत, और खाना भी उतना ही खाना है जितना खाए। रोज़े की असल लज्जत या असल कबूलियत है ही तब जब आपको भूख शदीद लगेगी, आप उसको बर्दाश्त करेंगे। जब आपको शदीद प्यास लगेगी और आप उसको बर्दाश्त करेंगे, तो यही तो वो रोज़ा है जो अल्लाह ताला ने फ़र्ज़ किया है। इसकी साइकोलॉजी है कि अल्लाह का हुक्म है कि भूखे रहो, प्यासे रहो। हमने उसको चेंज करके हमने ऐसे टोटके निकालिए कि सारा दिन भूख नहीं लगेगी। ये रोज़े की असास नहीं है, रोज़े की असल नहीं है। ये डाइट प्लान हो गया, या ये हमने रोज़े को एक तरह से वो चीट करना शुरू कर दिया कि हम ऐसी डाइट लेंगे सारा दिन, ना हमें भूख लगे ना प्यास लगे। ये रोज़ा नहीं है। तो हमें इसको समझने की ज़रूरत है और हमें इसको एडॉप्ट करने की ज़रूरत है। सर, शब कदर की तलाश माइंड साइंसेस के उलूम के ज़रिए कैसे हो सकती है? बहुत अच्छा आपने सवाल किया। सबसे पहली बात तो ये कि शब कदर के बारे में जो हुक्म है ना, कि शब कदर को तलाश करो। ये नहीं बताया गया कि ये शब कदर इस दिन है, इस दिन इबादत करो। कहा गया है कि शब कदर को तलाश करो। तलाश करना, अब हमारी कोई चीज़ इस दुनिया में, कोई फिज़िकल मैटर चीज़ गुम जाती है तो हम आगे पीछे भाग दौड़ करते हैं, तलाश करते हैं। ये वो वाला तलाश नहीं है। इसका मतलब है कि शब कदर एक स्पिरिचुअल ब्लेसिंग है। एक स्पिरिचुअल ब्लेसिंग है, उसको आपने एक स्पिरिचुअल तरीके से तलाश करना है। स्पिरिचुअल तरीके से कैसे तलाश करेंगे? सबकॉन्शियस माइंड के ज़रिए, अपने नफ्स के ज़रिए, मराकबे के ज़रिए, मुशाहिदे के ज़रिए, स्पिरिचुअल वर्ल्ड में जाके स्पिरिचुअल वर्ल्ड की ब्लेसिंग्स को फील करके आप शब कदर को तलाश करेंगे। तो पहले तो इस फ़िलॉसफी को आपने समझ लेना है। फिर शब कदर को कैसे तलाश किया जाए, सबकॉन्शियस माइंड को कैसे यूज़ किया जाए, इसमें मैं 2 तरीके बताऊँगा आपको। पहला तरीका ये है कि आप उसको ऑर्डर करेंगे। आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को ऑर्डर करेंगे कि जिस रात लैलतुल कदर है, सबकॉन्शियस माइंड खुद एक स्पिरिचुअल बीइंग है, स्पिरिचुअल एंटिटी है। शब कदर भी एक स्पिरिचुअल थिंग है। वो आपका सबकॉन्शियस माइंड बहुत अच्छे तरीके से जानता है कि शब कदर कब है। अच्छा। आपने उसको ये टास्क करना है कि जब शब कदर हो तो वो आपको किसी ना किसी तरह 100% ये एहसास दिला दे, ये सिग्नल दे दे कि दिस इज़ द थिंग। चाहे कुछ लोगों के एक्सपीरियंसेस कैसे होते हैं कि उनको अचानक रात को एक छोटा सा ख्वाब आता है, कोई बताता है कि आज शब कदर है, आँख खुल जाती है फ़ौरन। कुछ लोगों को खुशबू महसूस होती है, कुछ लोगों को कुछ रंग नज़र आते हैं। यानी कि सोते हुए लोगों को भी एकदम पता चल जाता है, कोई बुजुर्ग आते हैं बता दिया कि शब कदर है, आज की ख़ास रात है। कुछ लोगों को इबादत करते हुए बहुत स्पेशल फीलिंग होती है। एक मेरे दोस्त हैं, वो बताते हैं उनकी वालदा जो हैं उनको ऐसे एक्सपीरियंस होता है कि वो इबादत करती थी। वो एक्सपीरियंस अपना ऐसे मुशाहिदा बयान करती हैं कि एक एक्सपीरियंस शब कदर का उन्होंने शेयर किया कि जी मैं कुरान पाक तिलावत रोज़ करती हूँ। एक रात में जब तिलावत कर रही थी तो मुझे नहीं पता क्या हुआ, आई गॉट आउट ऑफ माई माइंड या क्या कैफियत थी। शी सेड कि वो जो कुरान पाक के अल्फाज लिखे हुए हैं ना, आयात, वो कहती हैं कि वो अचानक जो है ना वो सोने के बन गए, कि ये सोने में लिखा हुआ है और 3D लिखा हुआ है, बड़ा बड़ा वो लफ्ज़ बड़े बड़े हो गए और सोने से लिखे हुए हैं, और उसकी क्या रंग है, उसकी क्या रोशनी है, क्या वो रोशनी, क्या वो हिद्दत दे रहा है मुझे। इस तरह की कैफियत जागने वालों को भी मिलती हैं। तो डिफरेंट तरीक़ों से, किसी को खुशबू आ गई, किसी को रंग नज़र आए, किसी को बहुत ख़ास महसूस होना कि आज कुछ स्पेशल है।
तो पहली बात तो ये कि अपने सबकॉन्शियस माइंड को ऑर्डर कर दें आप कि मुझे किसी भी तरह तुमने मुझे बता देना कि आज शब कदर है, ठीक है। चाहे वो आपको मगरिब से रात शुरू हो जाती है ना, चाहे वो आपको मगरिब के फ़ौरन बाद बताए, चाहे वो आपको आधी रात बताए, चाहे आपको किसी अल्लाह वाले बंदे का फ़ोन आ जाए कि जी आज ख़ास रात है, ध्यान रखना, ऐसा भी होता है। सबकॉन्शियस माइंड दुनियावी किसी तरीके से आपको बता देगा कि आज शब कदर है आज। ये आपने कैसे हुक्म देना है उसको, ये आज अगर रमज़ान चल रहा है ये काम अभी से शुरू कर दें। जो सुनने वाले ये सुनना देखना चाहते हैं, प्रोग्राम करना चाहते हैं, वो अभी से ये काम करना शुरू कर दें। अल्फा स्टेट, रिलैक्स हो जाएं, अपने सबकॉन्शियस माइंड जो हाथ बांध के खड़ा है उसे कहें कि जी अल्फा स्टेट रिलैक्स होके रिपीट करके बार बार कहें कि जी मैंने ये शब कदर एंजॉय करनी है, शब कदर की मैंने लज्जत, उसकी कैफियत, उसकी रूहानियत मैंने महसूस करनी है, उसको मैंने एंजॉय करना है, उसको मैंने जीना है। मुझे किसी भी तरीके से ये मुझे आपने लाजमी बताना है कि ये शब कदर आज की रात है, और वो मुझे स्ट्रॉन्ग सिग्नल्स, ऐसे स्ट्रॉन्ग सिग्नल्स और ऐसी निशानियाँ देनी है जिसमें कोई शक व शुबा ना हो। जब आप ऐसा ऑर्डर देंगे ना तो फिर आपको शक नहीं रहेगा कि ये कोई सिग्नल है या नहीं, क्या ये सिग्नल है या क्या मेरा अपना ख्याल, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। आपको ऐसी सिग्नल, ऐसा यकीन मिलेगा कि आप दिल और दिमाग से मुतमईन होंगे और आपको एक श्योरिटी होगी, यस दिस इज द थिंग। दूसरा तरीका ये है कि एक मैं मेडिटेशन बताता हूँ। हर रमज़ान से पहले मैं ये अपने स्टूडेंट्स को बताता हूँ कि इसको रमज़ान से पहले ही प्रैक्टिस करना शुरू कर दें, क्योंकि मेडिटेशन है थोड़ा सा उसको ट्यून अप होने में, प्रैक्टिस होने में वक्त लगता है। तो वो मेडिटेशन का तरीका ये है कि मैं उनको ये बताता हूँ कि आपने मराकबा करना है। मराकबा कहते हैं तसव्वुर और महसूस करने को, किसी ख़ास सिचुएशन या कैफियत को। तो मैं उनको बताता हूँ कि आपने खाना काबा का मराकबा करना है, अल्लाह के घर का मराकबा करना है। मराकबा आप बैठे अपने घर में, मराकबा करने, आंखें बंद करनी है, अल्फा स्टेट ऑफ माइंड, जहन को सोचों से खाली किया, रिलैक्स बॉडी एंड माइंड स्टेट। अब आप ये इमेजिन और फील करें कि आप हरम शरीफ के अंदर मौजूद हैं, या एकदम आप आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस करके वहाँ चले गए हैं और खाना काबा के फर्श पे उसके अहाते में आप उतर गए। ठीक है, आप वहाँ उतरें और उसके बाद वही जो हम जिसको हम उसको मराकबे को कहते हैं कि महसूस करें, तसव्वुर महसूस करें कि आप नंगे पैर फ़र्श पे उतरे हैं, फ़र्श की ठंडक जो है आपके पैरों में उतर रही है, आपकी बॉडी में जा रही है। नीचे सफ़ेद फ़र्श को देखें, राइट साइड में लाइट्स को देखें, सामने काबे की जो एक वजीह सूरत है उसकी वजाहत को, उसको देखेंगे। इतना बड़ा ऊंची बिल्डिंग वो है, अल्लाह का घर, काला गुलाफ है उस पर, उसकी एक अपनी हिलावत है, उसको ऐसे करके देखें, यानी कि उस सीन के अंदर जाके उसको देखें। फिर तवाफ़ करें, मराकबा करें। खाना काबा एक ऐसी जगह है जहाँ पे हर वक्त अर्श से लेकर ज़मीन तक बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल एक्टिविटी होती है। फरिश्ते हर वक्त मौजूद होते हैं, फरिश्तों की आमदोरफ्त होती है, नूर, अनवारात, ट्रांसफ़र, सब पोर्टल्स खुले हुए होते हैं खाना काबे में 24/7, हर वक्त, हर दिन। स्पिरिचुअल पोर्टल सब खुले हुए होते हैं। इसी खाना काबा के बिल्कुल ऊपर, 7 आसमानों से भी ऊपर, जिसको बैतुल मामूर कहते हैं, फरिश्तों का खाना काबा, जहाँ फरिश्ते तवाफ़ करते हैं। तो खाना काबा से ऊपर सब स्पिरिचुअल पोर्टल हमेशा के हमेशा ओपन होते हैं। बहुत ज़्यादा यहाँ स्पिरिचुअल ट्रैफिक हो रही होती है। तो आपने क्या करना है, पहले खाना काबा का मराकबा करना है, इबादत करें, वहाँ आप सजदा करें, इबादत करें, आप तवाफ़ करें, जिसको खाना काबा का वो मताफ़ कहते हैं ना। मताफ़ तो उसको कहते हैं ना जो हतीम होती है, वो जो एक सेमी सर्कुलर सा पोर्शन है जहाँ हतीम होती है। हतीम के बारे में, ये स्पिरिचुअल मैं आपको बता रहा हूँ, हतीम के बारे में कहा जाता है कि हर वक्त वहाँ पे, ज़ाहिरी तौर पर नहीं, रूहानी तौर पर हर वक्त वहाँ पे कोई ना कोई अल्लाह के वली मौजूद होते हैं स्पिरिचुअली। एक भी हो सकते हैं, एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं। तो हतीम में जाएं, वहाँ जाके बैठें अदब से। अब चूँकि वहाँ औलिया कराम मौजूद होते हैं तो वहाँ आप थोड़ा सा आपने ख्याल भी करना है, अदब भी करना है आपने, ठीक है, एहतराम से आप वहाँ जाएँ, वहाँ बैठें, दुआ करें, मज़ाब रहमत के नीचे बैठें। फिर जब खाना काबा की ये सारी इबादत आपने कर ली, फिर आप क्या करें, आप इसी तरह आउट ऑफ बॉडी आप हो चुके हैं ऑलरेडी, आप ऊपर की तरफ अपने आप को लेके जाएं, परवाज़ करें ऊपर की तरफ। और खाना काबा से ऊपर जो स्पिरिचुअल पोर्टल्स एक हर वक्त टनल बनी हुई है, उसके अंदर आप ऊपर की तरफ ट्रैवल करना शुरू करें। ऊपर की तरफ ट्रैवल करना शुरू करें। जैसे जैसे आप जाना शुरू करेंगे ना, आप तेज़ी से जाना शुरू हो जाएंगे। बहुत से लोग आपको यूँ समझें कि आपको सपोर्ट करके लेके जा रहे होंगे, बाज़ वक़्त ऐसा भी महसूस होगा। स्पिरिचुअल गार्ड्स होते हैं खाना काबा में, स्पिरिचुअल गाइड्स होते हैं, वो आपको ये एक्सपीरियंसेस कराते हैं। तो आप ऊपर जाना शुरू हो जाएंगे। अब जैसे जैसे ऊपर जाएंगे, आप बस देखते जाएं कि आपको क्या क्या चीज़ें नज़र आएंगी, क्या क्या आपको तसव्वुरात नज़र आएंगे, क्या क्या मुशाहिदे, क्या क्या रंग, क्या क्या दुनिया नज़र आएगी, जो मैं यहाँ एक्सप्लेन नहीं करूँगा, आप खुद देखेंगे। तमाम सुनने वालों को जो ये करना चाहते हैं, आपको मैं स्पेशलिस्ट की इजाज़त दे रहा हूँ, आपको मैं अट्यूनमेंट दे रहा हूँ इस चीज़ की, ये करें, ये होगा आपसे और आपके तमाम मुशाहिदात होंगे। तो आपने वहाँ से ऊपर परवाज़ करनी है और बस आपने अल्लाह की रूहानी दुनिया की वुसअत देखनी है, अल्लाह की मखलूक देखनी है, नूर देखना है, अल्लाह का रंग रोशनी देखनी है, और आप ऊपर जाते रहें जहाँ तक आपकी परवाज़ है।
जब आपको लगे कि आप बिल्कुल रुक गए, ऊपर नहीं जा रहे, या तो इसका मतलब है कि आपका सेशन कंप्लीट हो गया, या आप दोबारा कोई दुआ कर सकते हैं, दुआ पढ़ लें कि आप मज़ीद, अल्लाह मुझे और ज़्यादा मुशाहिदात दिखा, मज़ीद ऊपर जाना शुरू हो जाएंगे आप बस देखते जाएं आपको क्या क्या नज़र आएगा। तो शब कदर कैसे तलाश करनी है, ये काम आपने अभी से रोज़ करना शुरू कर देना है, ताकि आपका लाशऊर, आपका नफ्स ट्रेन हो कि ये रूहानी मुशाहिदात कर सके, देख सके, उनको एब्जॉर्ब कर सके। ये थोड़ी सी ट्रेनिंग चाहिए होती है। तो अब ये काम आज से शुरू कर दें। शब कदर आएगी आखिरी अशरे की ताक रातों में, ताक रातों में लाजमी ये काम करना है। और आज से जो आपके एक्सपीरियंसेस, जो आपके मुशाहिदात हो रहे हैं ना, ताक रातों में ये बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। तो जिस ताक रात में आपके ये वाले मुशाहिदात बहुत ज़्यादा बढ़ जाएं, बहुत ज़्यादा आपको एबनॉर्मल, अनयूजुअल, स्पिरिचुअल आपके मुशाहिदात हों, वो एक निशानी हो सकती है कि आज की रात स्पेशल है। अच्छा, ठीक है। अब अगर किसी को ये 21 की रात को ऐसे मुशाहिदात बहुत ज़्यादा हुए हैं, तो डजेंट मीन कि 21 को ही है। आप हो सकता है 23 की रात को इससे भी ज़्यादा मुशाहिदात हों आपको, 25 को, 27 को, 29 को। तो तमाम ताक रातों में आपने ये काम करना है। तो आपने ये अनवारात देखते चले जाना है। आपको खुद एक बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग आएगी कि आज की रात बाकी रातों से कोई 100x स्पेशल थी। ये स्ट्रॉन्ग फीलिंग आती है मराकबा करने वालों को। तो ये दूसरा तरीका है कि इससे आप शब कदर तलाश कर सकते हैं अपने सबकॉन्शियस माइंड के ज़रिए। ज़बरदस्त सर, आपने बहुत अच्छा तरीका बताया है, मैं तो सुन के ही उसमें खो गई थी। मुझे ये बताएं कि लोग अक्सर कहते हैं कि आखिरी अशरे के ताक रातों में जब आप बहुत ज़्यादा इबादत करते हैं, आपको शब कदर की तलाश हो जाती है। सच में ऐसा होता है? बाज़ लोग ये बताते हैं कि आप आखिरी अशरे की तमाम रातों में कोई एक ख़ास इबादत का पैटर्न बताते हैं कि इतनी आप तलावत करें, इतना कुरान पाक पढ़ें, इतना आप सदका करें, इतने अपने अमाल, इतनी तस्बीहात पढ़ें। तो चूँकि अगर आप आखिरी ताक रातें, आखिरी अशरे की सारी जाग कर इबादत के गुजार दें, यानी कि सारी रातें, ऑल 10 रातें, 9 रातें इबादत में गुजार दें, तो आप शब कदर में भी इबादत करते रह जाएंगे। ये कहा जाता है कि आखिरी सब रातों में इबादत कर लें, शब कदर में भी आपकी सारी रात इबादत में गुजरेगी। लेकिन यहाँ एक छोटा सा मैं डिफरेंस ऑफ ओपिनियन करना चाहता हूँ। मैं मुफ्ती नहीं हूँ, लेकिन एक रूहानी फतवा मैं देना चाहता हूँ। शब कदर को तलाश करने का हुक्म है। एक शख्स जिसने शब कदर को तलाश किया और उसको पा लिया और उसको तलाश करके पाने के बाद इबादत की, उसकी इबादत, और एक ऐसा शख्स जिसको पता ही नहीं चला शब कदर कब है, उसकी इबादत में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। वेरी ट्रू, वेरी ट्रू। सर, समटाइम्स ऐसा होता है ना कि आपकी कोई चीज़ खाने का बहुत ज़्यादा दिल कर रहा होता है और अचानक से आपके सामने आ जाती है, तो वो चीज़ हमारा लाशऊर लेकर आता है हमारे सामने। क्या होता है उस वक्त? इसमें 2 सूरतें हो सकती हैं। देखिए, अगर तो मैं अभी कोई चीज़ मेरा खाने का दिल करे और वो 5 मिनट बाद, 10 मिनट बाद, 1 घंटे बाद मेरे सामने आ जाए, तो ज़रूरी नहीं ये मेरे सबकॉन्शियस लेकर आया है। ये ऐसा भी हो सकता है कि वो चीज़ ऑलरेडी आने लगी थी मेरे पास, सबकॉन्शियस माइंड ने मुझे सिर्फ इन्फॉर्मेशन दी कि ये चीज़ आने लगी है। मैं उस इन्फॉर्मेशन को उस तरह इंटरप्रेट नहीं कर पाया और मैं ये समझा कि मैं ये चाह रहा हूँ। लेकिन अगर आप ये कहें कि जी मेरी ये चीज़ स्पेशल खाने का दिल कर रहा है और वो रात को कहीं आपके पास आए, सुबह आप सोच रहे हैं, सुबह दिल किया, रात को आ गई या नेक्स्ट डे आ गई, तो नाउ ये हम कह सकते हैं कि ये सबकॉन्शियस माइंड मैनिफेस्ट करके लाया है। अगेन, अगर तो आप सबकॉन्शियस स्टेट वाले बंदे हैं, फिर तो ये आपका सबकॉन्शियस लेकर आया है। लेकिन अगर आप हर वक्त गुस्से में रहने वाले बंदे हैं, तो फिर ये सबकॉन्शियस माइंड नहीं लेकर आया, फिर ये इत्तफाकी हो सकता है। और हर वक्त गुस्से में रहने वाले लोग होते हैं ना, उनके साथ ऐसे इत्तफाकात होते भी नहीं हैं। नहीं हाँ, फिर कहते हैं ना कि हमारी ख्वाहिशें ही पूरी नहीं होती। उनके साथ ऐसा नहीं होता कि कुछ चीज़ सोची और वो आ गई उसी वक्त होगी। अच्छा सर, ये सुनने में आता है ना कि जब आप किसी चीज़ का इरादा कर लेते हैं तो पूरी कायनात उसको आपसे मिलाने की कोशिश में लग जाती है, तो क्या इसमें भी लाशऊर का कोई किरदार है? 100%। ये काम हमारा लाशऊर करता है। वो हमारा लाशऊर है जो हाथ बांध के खड़ा है। जब हम कोई चीज़ ठोस इरादा कर लेते हैं कि हमने ये काम करना ही करना है और हमें ये चीज़ चाहिए ही चाहिए, जब वो हमारे अंदर तक उतर जाती है, लाशऊर में उतर जाती है, तो हमारा लाशऊर उसको हमारे लिए सोर्सेज पैदा करके दुनिया के असबाब के ज़रिए हमारे पास लेकर आता है। हमारा लाशऊर स्पिरिचुअल है और वो स्पिरिचुअल वर्ल्ड से कनेक्टेड है, वहाँ उसकी जान पहचान है। अच्छा। जैसे हम कहते हैं ना कि फ़लाँ की बड़े पॉलिटिकल हल्के में जान पहचान, हमारा सबकॉन्शियस माइंड स्पिरिचुअल है, उसकी स्पिरिचुअल वर्ल्ड में जान पहचान है, सबसे वो कनेक्टेड है। तो जब हम इरादा कर लेते हैं ना किसी काम का कि हमें काम चाहिए ही चाहिए, ये चीज़ हमने करनी है, तो हमारा सबकॉन्शियस माइंड एक्टिव हो जाता है और वो सारी कायनात से कनेक्ट हो जाता है और वो तमाम रिसोर्सेज को यूज़ करके वो चीज़ हमारे लिए करके लाता है। लेकिन अगर
हमें ये पता ही नहीं है या हम अपने सबकॉन्शियस माइंड को इस तरह यूज़ नहीं करना चाहते, या सिर्फ एक दफ़ा सोचा कि यार ये मुझे करना चाहिए और फिर हम बस उसके बाद खामोश हो गए, प्रोक्रेस्टिनेशन करते हैं या हमारा इरादा स्ट्रांग नहीं है, तो फिर हमारा सबकॉन्शियस माइंड भी कहता है भाई इनका इरादा नहीं है, भाई मैं सोया हुआ ठीक हूँ। सर, हम अपने लाशऊर को चलाते हैं, क्या हमारा लाशऊर भी हमें चलाता है? बिल्कुल। पहले तो मैंने कहा कि हमने अपने लाशऊर को काबू करना है। वो काबू कैसे हुआ? या तो इनवेरिएबली हमारे अंदर प्रोग्रामिंग किसी दूसरे ने कर दी या हमने खुद कर दी। ये प्रोग्रामिंग जो है ना, जो हमने कर दी ना अपने सबकॉन्शियस माइंड में, ये हमारे सबकॉन्शियस माइंड की मिनिमम और मैक्सिमम अथॉरिटी की रेंज है ये। अब हमारा लाशऊर जो है ना, वो पर फोर्स हमें इसके अंदर ही चलाएगा, हमारी लाइफ को इसके अंदर ही रखेगा। कोई चीज़ हमने प्रोग्राम नहीं की तो इससे बाहर नहीं जाएगा। अब मैं अगेन अल्लाह ताला की ये असबाब की दुनिया है, मैं कनेक्ट करूँगा। अल्लाह ताला फरमाते हैं मुझे जैसा गुमान करोगे वैसा ही पाओगे। जो चीज़ आपके बिलीफ में है ही नहीं, वो आपको कहीं से नहीं मिली ना, आपका सबकॉन्शियस माइंड देगा। अल्लाह ताला का भी यही फरमान है कि बिलीफ से बाहर की चीज़ आपको नहीं मिलेगी। सर, सब्लिमिनल मैसेजेस की तरफ आते हैं। कहा यह जाता है कि ऐसे मैसेजेस होते हैं कि ये आपके माइंड में घुस कर कोई भी बात डाल सकते हैं। ये हमारे इर्द गिर्द आजकल हो रहा है। हम इसको कैसे ब्लॉक कर सकते हैं कि लोग हमारे माइंड की चीज़ें ना पढ़ें? सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि सब्लिमिनल मैसेजेस क्या होते हैं। सब्लिमिनल मैसेजेस एक ऐसे मैसेजेस होते हैं जो या तो एक ऑडियो की फॉर्म में होते हैं या एक विजुअल की फॉर्म में होते हैं। अच्छा। और हमारे कॉन्शियस के थ्रेशोल्ड से कम इसकी इंटेंसिटी या वोल्टेज होती है। हमारे कॉन्शियस को पता ही नहीं चलता और हमारे सबकॉन्शियस माइंड में चले जाते हैं। हमारे कॉन्शियस माइंड का ना एक प्रोसेसिंग टाइम है। अच्छा। मिसाल के तौर पर अगर आप मेरे सामने एक स्लाइड पे कुछ लिखा हुआ दिखाएं और उसको फ़ौरन हटा दें, मुझे कहें कि जी क्या लिखा है, तो मैं तो कहूँगा मुझे कुछ टाइम तो दें आप उसको पढ़ने के लिए, समझने के लिए। ये टाइम हमारे कॉन्शियस को चाहिए, हमारे सबकॉन्शियस माइंड को नहीं चाहिए। अच्छा, उसने पढ़ लिया है। हमारी आंखों की और हमारे कानों की, आंखों की देखने की और कानों की जो सुनने की जो रेंज है ना, अगर वो रेंज इतनी है ना, तो इतनी रेंज की चीज़ें हमारा कान आगे दिमाग को भेजता है, हमारी आंखें दिमाग को भेजती हैं। लेकिन हमारे दिमाग में अल्लाह ताला ने एक सेफ्टी फीचर रखा है, वो इतनी रेंज को प्रोसेस नहीं करता। हमारा दिमाग इतनी रेंज को प्रोसेस करता है, उस रेंज को कम करके प्रोसेस करता है, ये सेफ्टी के लिए है। अब ये जो बाहर की रेंज है ना, ये कॉन्शियस इसको प्रोसेस नहीं कर सकता, लेकिन सबकॉन्शियस इसको प्रोसेस कर सकता है। मैं मिसाल दूं कि ये आपका सेट है, इसकी जो बैकग्राउंड है ये ब्लैक है, ब्लैक बैकग्राउंड है जी। अगर आप अपनी इस किसी भी वीडियो में एक ब्लैक बैकग्राउंड के ऊपर ब्लैक कलर में ही कुछ आप वर्ड्स लिख दें, सेंटेंसेस लिख दें, कि वो उनका इतना हल्का सा छोटा सा शेड आप चेंज करें, कलर चेंज करें, थोड़ा सा ग्रे की तरफ लेके जाएं कि किसी को देखने से भी वो समझ ना आए, इतना माइन्यूट सा हो। अच्छा। लेकिन वो सिर्फ कंप्यूटर की उसमें वो फिगर आ रही होती है कि इतनी % इसमें आपने चेंज किया, ओपेसिटी चेंज किया या फलांच, इतनी छोटी सी चेंज करके एक लफ्ज़ छुपा के आप लिख दें, एक सेंटेंस लिख दें, तो वो सेंटेंस जो आपकी वीडियो देख रहे हैं वो उनका सबकॉन्शियस माइंड उसको पढ़ सकता है और वो उसको पढ़ रहा है। अच्छा, उसके माइंड में मतलब वो बात बैठ जाएगी। वो उसके माइंड में, आप उसके माइंड में ये चीज़ भेज सकते हैं कि जी हमारी इसके बाद फलां नेक्स्ट वीडियो देखें, या हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, या आप हमारे ऐसे करें, कुछ भी हम उसको कह सकते हैं, या पूरी वीडियो देखें, या एंड पे ख़ास चीज़ आ रही है वो ज़रूर देखें, कुछ भी लिख सकते हैं, आप कह सकते हैं। इसी तरह ऑडियो सिग्नल्स होते हैं। अब हम बात कर रहे हैं ना, अब इसके पीछे हम इतनी हल्की माइन्यूट आवाज़ में कुछ कहना शुरू कर दें जो कॉन्शियस माइंड रजिस्टर ना कर सकता हो, लेकिन वो कुछ ना कुछ वॉल्यूम उस आवाज़ का है, वो आपके सबकॉन्शियस माइंड के अंदर जा रही है। और जो कहा जा रहा है वो प्रोग्राम हो रही है, सीधी की सीधी अंदर जा रही है। इसमें एक और फिलॉसफी यूज़ होती है जिसको हम हिप्नोसिस में डिस्ट्रैक्शन फिलॉसफी कहते हैं, डिस्ट्रैक्शन हिप्नोसिस। अच्छा। डिस्ट्रैक्शन हिप्नोसिस होता है, वो आपने देखा होगा पेंडुलम की तरफ फोकस करें या किसी एक पॉइंट पे फोकस करें, आपका कॉन्शियस उस पे फोकस कर रहा होता है, और जो थेरेपिस्ट जो बात कर रहा है वो आपके सबकॉन्शियस में जा रही है। कॉन्शियस को डिस्ट्रैक्शन पे लगाया, सबकॉन्शियस माइंड में मैसेज भेजा जा रहा है। तो इसमें ये फिलॉसफी भी इन्वॉल्व होती है। ऐसी विजुअल एंड ऑडियो सिग्नल्स जो आपका कॉन्शियस अप्रिशिएट नहीं कर सकता, आपके सबकॉन्शियस माइंड में डाले जा सकते हैं और वो आपके अंदर प्रोग्राम होते हैं। इसी फिलॉसफी के ऊपर अगर आप इंटरनेट पे सर्च करें तो आपको ऐसी वीडियोस मिल जाएंगी, ऐसी ऑडियोज़ मिल जाएंगी जिसको ये कहा जाता है कि ये दीज आर फुल ऑफ सब्लिमिनल्स। अच्छा। किसी वीडियो पे लिखा होगा कि जी इस वीडियो में ये वीडियो जो है ये मनी अट्रैक्शन के सब्लिमिनल्स हैं इसके अंदर, आप इस वीडियो को देखें, इसको पूरा सुने, तो आपकी मनी ऑटोमेटिकली आपके सबकॉन्शियस माइंड की प्रोग्रामिंग हो रही है कि वो मनी अट्रैक्ट करेगा, मनी की तरफ जाएगा। या एक
स्किन के लिए, ब्यूटी के लिए इस तरह के सप्लीमेंट्स होते हैं कि ये आप वीडियो देखें, इसको सुने तो आपके अंदर आप ब्यूटीफुल हो जाएंगे, मजीद ब्यूटीफुल हो जाएंगे। वो क्या होता है, एक मेन आवाज़ या बड़ी आवाज़ तो आप सुन रहे हैं, वो डिस्ट्रैक्शन है, वो जो हल्की सी वॉल्यूम है ना, वो आपके अंदर जा रहा है और वो प्रोग्रामिंग कर रहा है। अच्छा, तो उससे आप सच में ब्यूटीफुल हो जाते हैं? ये मैंने करके नहीं देखा बट हाँ, हमारे बिलीफ्स हाँ, मैटर करते हैं। अच्छा, अगर हम सिर्फ ये अपने आप को ये बिलीव कराना शुरू कर दें कि हम अपने सबकॉन्शियस माइंड में अगर अपनी प्रोग्रामिंग कर दी ना कि आप ब्यूटीफुल हो रहे हैं, तो ब्यूटीफुल हो जाएंगे। ब्यूटीफुल कैसे होंगे कि अगर आपके फेस पे कोई लेट्स से स्कार्स हैं, पिगमेंटेशन है, वो ख़त्म हो जाएगी। अच्छा, सच में? आपका चेहरा अट्रैक्टिव हो जाएगा। ओके। लेकिन अगर आप कहें कि आपकी बनावट या आपकी जीन्स जो है वो अफ्रीकन है और आप उससे अमेरिकन बन जाएंगे, तो ऐसा नहीं होने लगा। अच्छा अच्छा अच्छा, अमेजिंग सर। कन्वर्सेशनल हिप्नोसिस की फ़िलॉसफी ये है कि ये आपके कॉन्शियस माइंड को ब्रेक लगा के आपके सब कॉन्शियस माइंड में अपनी मैसेजेस डाल देता है। तो इसके पीछे मतलब जो ये फ़िलॉसफी है, ये कैसे काम करती है और फिर आप कैसे हिप्नोटाइज हो सकते हैं बैठे बैठे, जागते जागते? अच्छा, कन्वर्सेशनल हिप्नोसिस, एनएलपी, बहुत सी चीज़ें इसमें ओवरलैप हो रही होती है। मैं आपको इसकी फिलॉसफी बताता हूँ। अच्छा। पहले ये समझ लें कि हिप्नोटाइज होने का मतलब, जैसे आपने कहा किसी को बातों में लगा के हिप्नोटाइज, को बैठे बैठे हिप्नोटाइज हो जाए। हिप्नोटाइज का मतलब ये नहीं है कि कोई बेहोश हो जाएगा। अच्छा। हिप्नोटाइज का मतलब ये है कि कोई आपकी बात पे कायल हो जाएगा। ठीक है, जैसा कि हमने कोई चीज़ नहीं खरीदनी होती, कोई सेल्समैन थोड़ी देर हमसे कहते हैं हमारी बात तो सुन लें, इसकी प्रोडक्ट की चीज़ें तो देख लें, अब वो आप कायल हो जाते हैं, आप चीज़ खरीद लेते हैं, ज़रूरत नहीं होती। फेसबुक पे आप बहुत से एड्स देखते हैं, नहीं ज़रूरत होती, वो इतने अच्छे बनाए होते हैं कि आप चीज़ ले लेते हैं। दिस इज कन्वर्सेशनल हिप्नोसिस, हिप्नोसिस की एक फॉर्म है। अच्छा, अब हम इसको कैसे यूज़ कर सकते हैं, इसके पीछे फिलॉसफी क्या है जो आपने बात की। इसमें कुछ टेक्निक्स यूज़ होती हैं जिसको हम कहते हैं, जैसे एनएलपी की लैंग्वेज होती है, लर्निंग पैटर्न्स, विजुअल, ऑडिटरी या कनेस्टिक। तो जो जिस तरह की लर्निंग स्टाइल वाला बंदा है ना, मैंने आपसे कोई बात बनवानी है ना, तो मैं सबसे पहले देखूंगा यू आर अ विजुअल पर्सन और ऑडिटरी, मैं आपको उस लैंग्वेज पैटर्न में बात करूंगा। एक ये तरीका होता है किसी के दिल में बात उतारना, यानी कि किसी को हिप्नोटाइज करना, किसी के दिल में बात उतारना। एक तो ये लैंग्वेज पैटर्न हो गया। दूसरा हो गया जिसको हम एनएलपी टेक्निक में मिरर एंड मैचिंग कहते हैं। ठीक है, कि मिरर एंड मैचिंग ये होती है कि आप अपनी इमोशंस को किसी के साथ मिरर करें। यानी कोई शख्स है ऐसा कहता है कि जी मेरा तो, मुझे तो कोई बंदा अगर झूठ बोले ना तो मुझे तो बड़ा गुस्सा आता है। ठीक है, आप कहते हैं जी एग्जैक्टली 100% मेरे साथ भी ऐसा होता है, मुझसे तो झूठ बर्दाश्त ही नहीं होता। आप क्या कर रहे हैं? मिरर एंड मैचिंग कर रहे हैं, यानी आप फीलिंग्स और वो चीज़ें पर्सनैलिटी को मैच कर रहे हैं। सेम ड्रेसिंग कर ली, सेम अंदाज से आप बैठते हैं, आप सेम सिगरेट पी रहे हैं, सेम वो चीज़ें करना शुरू हो गए, मिरर एंड मैचिंग कहते हैं। तो जब आप कोई मिरर एंड मैचिंग करने वाला शख्स आपके सामने आता है, आपको कुदरती तौर पर वो बड़ा अच्छा लगता है, लाशुरी तौर पर बड़ा अच्छा लगता है। बिल्कुल, ये तो है। तो एक ये टेक्निक होगी किसी के दिल में बात उतारने की, यानी किसी को हिप्नोटाइज करने की। अच्छा। फिर एक चीज़ होती है जिसको, जो आपने जिक्र किया कन्वर्सेशनल हिप्नोसिस, उसकी एक स्पेशल एक थीम होती है कि आपके कॉन्शियस माइंड को वो एक किसी वजह से ब्रेक करते हैं, उसमें गैप लाते हैं, आपका जहन एक लम्हे को ब्लैंक होता है। तो ब्रेक लगाते कैसे हैं, क्या तरीका होता है? ब्रेक ऐसे लगाते हैं कि फॉर एग्जांपल मैं कोई बात कर रहा हूँ, वो मैंने बात की ग्रामर में कुछ मिस्टेक कर दी। अच्छा। इंटेंशनल मिस्टेक कर दी। हाँ। मैंने कोई लफ्ज़ फिक्रे के आगे पीछे बोल दिए, आधी बात करके आधी बात दूसरी कर दी। एक मिसरा मैंने इलामा इकबाल का पढ़ लिया, दूसरा मैंने गालिब का पढ़ लिया। हाँ। अब एकदम लम्हे को सोचेंगे कि ये तो कुछ वो गड़बड़ नहीं होगी। वो जो एक लम्हे को आप सोचेंगे ना, ये आपके कॉन्शियस माइंड की, ऐसे सोचने लग जाते हैं, एकदम से ऐसे सोच में पड़ जाते हैं, ये इसने क्या कह दिया। वो टाइम होता है जब कॉन्शियस माइंड का पैटर्न ब्रेक होता है। ओके। आपका क्रिटिकल माइंड ब्रेक होता है और अगली बात वो आपके अंदर फेंक देता है, कि आपके अंदर उतार देता है। ओके। स्टेज हिप्नोसिस में एक टेक्निक यूज़ होती है, वो कहते हैं कि जी अब जब मैं आपके हाथ को ऐसे टैप करूंगा, टेबल पे अपना हाथ रखें, तो आप अपना हाथ हिला ही नहीं सकेंगे। वो उस फिक्रे से पहले ना उसकी ग्रामर सेंटेंस में कोई ऐसी गड़बड़ करते हैं कि अगले का जहन एकदम सोचता है कि ये क्या इसने बात की है। अच्छा। और जैसे ही वो एक लम्हे को ब्रेक होता है ना, वो साथ ही ये फिक्रा बोलते हैं कि अब जैसे ही मैं आपके हाथ पर टैप करूंगा ना, अब अपना हाथ ही नहीं हिला सकेंगे। और ये प्रैक्टिकली हैपन होता है ऐसे कि वो नहीं मूव कर सकते। फिर वो कहते हैं अब जब मैं दोबारा टैप करूंगा तो आप अपना हाथ हिला सकेंगे, यानी कि हिप्नोटाइज हो जाता है ये। ठीक है, एक और टेक्निक यूज होती है, यानी आप क्रिटिकल माइंड को किसी तरह ब्रेक करना। ठीक। आपने कभी देखा सुना कि एक दिन कोई इंसान को अचानक कोई अजीब सी हरकत कर देता है आउट ऑफ नोवेयर। हाँ। आप कहते हैं मैं तो ट्रांस में चला गया, मैं तो मबहूत हो गया कि ये क्या हो गया। हाँ, तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। ये क्रिटिकल माइंड नहीं, वो उम्मीद और बात होती ये अचानक हुई वो चीज़ हो गई, तो ये क्रिटिकल माइंड का ब्रेक हुआ। एक एग्जांपल देता हूँ आपको। ख़वातीन शॉपिंग करती हैं, आपने अक्सर नोट किया होगा कि ख़वातीन शॉपिंग कर रही हैं डिफरेंट, वो उन्होंने कोई सूट सेलेक्ट करना है, उनको कोई सूट पसंद नहीं आ रहा। आज वो दिन ही नहीं है कि कोई सूट आपको पसंद आ रहा है, आप जितने मर्जी दिखा रहे हैं वो आपको पसंद नहीं आ रहा। एकदम आपको सेल्समैन कहता है बाजी इधर आए, यहाँ के बैठे मैं आपको बड़ी स्पेशल चीज़ दिखाता हूँ।
आप जैसे ही यहाँ से उठ के वहाँ जाके बैठते हैं, वो कुछ ना कुछ आपको पसंद आ जाता है, आप एक दो सूट ले लेते हैं। होता क्या है, वो यहाँ जब बैठे हुए हैं ना, आपका माइंड एक स्टैटिक पोस्चर में है, आपकी बॉडी, आपका क्रिटिकल माइंड एक पोस्चर में लॉक है। जैसे ही वो आपका पोस्चर चेंज कराता है ना, कभी यहाँ से उठ के वहाँ पर आए, क्रिटिकल माइंड आपका ब्रेक हो जाता है और वो नए पैटर्न, उसके बाद वो जो सूट दिखाता है वो आपको पसंद आ जाता है, आप ले लेते हैं। यही चीज़ एक एग्जांपल दूं, होता है कि अक्सर लोग हम देखते हैं कि हमने कुछ स्पीच करनी है, पब्लिक स्पीकिंग करनी है, हमने बड़ी अच्छी रिहर्सल की हुई है, जैसे ही आप बुलाए जाते हैं ना कि आप आएँ जिस स्टेज पे, वो जो स्टेज पे उठ के जाते हैं ना, तो ये बॉडी पोस्चर चेंज हुआ, क्रिटिकल माइंड ब्रेक हुआ, तो आपकी सारी रिहर्सल जो है ना वो फोत हो जाती है, आप सब कुछ भूल जाते हैं, इसीलिए आपका कॉन्फिडेंस ब्रेक हो जाता है, शेक हो जाता है। एग्जैक्टली। कुंडलनी शक्ति का ये कॉन्सेप्ट है कि ये हमारे स्पाइनल कॉर्ड के आखिरी मोहरे में एक एनर्जी होती है जिससे हम डिफरेंट एक्सरसाइजेस के थ्रू एक्टिवेट कर सकते हैं और हमारी सोई हुई एनर्जी जो है वो एक्टिवेट हो जाती है अचानक से। तो इसके बारे में आपका क्या कहना है? कुंडलिनी जो है ना, ये एक जो लफ्ज़ है ना, जो वर्ड है, टर्म है, ये भी एक हिंदुइज्म की टर्म है, हिंदी ज़ुबान की टर्म है, और इसका कॉन्सेप्ट भी हमारे पास हिंदुइज्म से आया। अनलाइक जैसे बहुत सी माइंड साइंसेज हमारे पास वेस्ट से आती हैं, ये एक प्योर हिंदुइज्म की टर्म है, हिंदुइज्म कॉन्सेप्ट है। इसका कॉन्सेप्ट ये है कि जो आपकी टेल बोन है, उस आपकी टेल बोन में बहुत ज़्यादा पावरफुल, अनलिमिटेड, स्पेशल एनर्जी मौजूद है। अच्छा। आप उस एनर्जी को एक्सप्लॉइट करें, उसको अनकॉइल करें, उसको रजिस्टर करें और उससे आप काम लें। ये इट इज़ बिलीव्ड कि जब वो आप अपनी कुंडलिनी एनर्जी को एक्टिवेट करते हैं तो शक्ति यानी पावर, एक पावर आपके अंदर आ जाती है, आपका बातिन रोशन हो जाता है, आप बड़े पावरफुल डोमिनेट हो जाते हैं, सिक्स सेंस आपकी एक्टिवेट हो जाती है, एंड सो ऑन, आपका इनर सेल्फ बातिन रोशन हो गया, ये कहा जाता है, ये बिलीफ होता है। मुझसे पूछें तो हमारी पूरी की पूरी बॉडी इज़ फुल ऑफ एनर्जी। आपकी स्पाइनल कॉर्ड, चाहे वो आप वेस्ट के 7 चक्रास लें, चाहे आप सूफिज्म के लताइफ लें, चाहे आप नए एनर्जी पॉइंट्स जनरेट करें, आपकी पूरी की पूरी बॉडी 100% एनर्जी से फुल है। आप अपनी पूरी एनर्जी को एनर्जाइज करें तो ये सब कुछ हासिल हो जाता है। इसमें वो टेल बोन को स्पेसिफाई लॉक ऑन करना जो है या उस पर फोकस करना ज़रूरी नहीं है। प्लस ये कि वो लोग जिन्होंने कुंडलिनी के बारे में सुना होता है, कुंडलिनी के बारे में बहुत ज़्यादा डराया भी जाता है कि बहुत ख़तरनाक एनर्जी है, इससे इंसान पागल हो जाता है। तो हमें एक ऐसी चीज़ जो कि श्योर भी नहीं है कि वो है भी है कि उस तरह नहीं है, और उसकी इतना ज़्यादा उसको डराया जा रहा है, शायद मुझे तो ये भी सोच आती है कि शायद वो कुछ एग्जिस्ट ही नहीं करती, इसलिए इतना डराया जा रहा है कि लोग करना भी चाहते हैं और फिर नहीं भी करते। अच्छा, लोग करते हैं फिर ये? आई डोंट नो। मैंने जितने लोगों से पूछा कि जी जिन कुंडलिनी, उन्होंने कहा कि जी हमने सुना था, हमने स्टार्ट लिया, कोर्स लिया, लेकिन जब हमें डराया गया तो हमने छोड़ दिया, हमने प्रैक्टिस ही नहीं किया उसको। अच्छा, ओके। तो नोबडी नोज कि इट एग्जिस्ट और नॉट, बट हमारी बॉडी में एनर्जी है, फुल, वी आर फुल ऑफ एनर्जी। हम उस एनर्जी को एक्टिवेट करें तो हम सुपर पावर बन सकते हैं। सर, आपने सबकॉन्शियस माइंड के बारे में इतना कुछ बताया कि हम उसको ऑर्डर दे सकते हैं, हम उसे ट्रेन कर सकते हैं और फिर उसको हम ट्रैक भी कर सकते हैं, ये हमारे ले आओ, ये हमारे सामने ले आओ, मेरे लिए ये काम कर दो, लाइफ पार्टनर ढूंढ के ले आओ। अगर एआई और माइंड साइंसेस आपस में कंबाइन हो गया तो ये तो बहुत बड़ी तबाही मचा देगा, क्योंकि ये तो हमारे सबकॉन्शियस माइंड को इस हद तक कंट्रोल कर रहा है कि हमारी डिसीजन मेकिंग पावर भी चेंज कर सकता है। 100%। जो एआई का सबसे बड़ा थ्रेट है ना मेरे नज़दीक, वो ये वाला थ्रेट है। इस वक्त एआई के एक्सपर्ट्स, बहुत से लोग एआई के डिसएडवांटेजेस या उसके पॉसिबल प्रोबेबल खतरात जो हैं वो बताते रहते हैं। लेकिन सच पूछें तो एआई चूंकि एक नई चीज़ है, डेवलप हो रही है, अभी किसी को नहीं पता कितनी ग्रो करेगी, तो असल में उसके क्या खतरात होंगे ये कोई एक्सपर्ट भी नहीं जानता अभी, वो भी उनके सामने भी नई नई चीज़ें आ रही हैं। लेकिन अगर मैं माइंड साइंसेस की बात करूं तो माइंड साइंसेस में ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं कि आपके सबकॉन्शियस माइंड को प्रोग्राम करें। जैसे हमने बात की सब्लिमिनल मैसेजेस, आपको पता भी नहीं चलेगा आपके अंदर क्या प्रोग्राम हो गया है। हिप्नोसिस की टेक्निक्स, मिरर मैचिंग, एनएलपी की टेक्निक्स, साइकोलॉजी की टेक्निक्स, कंज्यूमर साइकोलॉजी, व्यूअर साइकोलॉजी, ये सारी चीज़ें अगर एआई सीख ले, इनको अपने साथ इंटीग्रेट कर ले, तो एआई एक ऐसा ख़तरनाक वेपन बन सकता है जो आपकी पूरी की पूरी पर्सनैलिटी चेंज कर सकता है, आपकी वो चॉइसेस चेंज कर सकता है। अभी भी तो हम एड्स देख के अननेसेसरी चीज़ें खरीदते हैं ना, यही तो ये और ज़्यादा इसको एग्रीवेट करने लगेगी कि आप आई डोंट नो क्या क्या डिसीजंस करेंगे, आपकी डिसीजन मेकिंग चेंज हो जाएगी, आपकी प्रायोरिटीज़ चेंज हो जाएंगी, आपकी पर्सनैलिटी चेंज हो जाएगी, आपका फेथ खतरे में है, आपका रिलीजन खतरे में है। लोग इससे रिलीजन, खुदा ना खास्ता है, लोग इससे रिलीजन चेंज कर सकते हैं, लोग एथीस्ट बन सकते हैं, इससे आपका फेथ, आपका ईमान चोरी हो सकता है। सबसे बड़ा थ्रेट एआई का जो है वो ये है। कहीं एआई दज्जाल ही तो नहीं है? हो सकती है। अल्लाह और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेहतर जानते हैं कि दज्जाल क्या है, एक एंटिटी है, एक क्रिएचर है या एक सिस्टम है। मुझसे पूछें तो यस, मेरा इस तरफ रुझान है कि ये मेरा माइंड ये कहता है कि यस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस दज्जाल हो सकती है। अच्छा, वो किस तरह से? आपका क्या कॉन्सेप्ट है इस बारे में? मिसाल के तौर पर जब हम ये बात करते हैं
कि जब दजाल आएगा, दजाल का मतलब दजल यानी धोखा है, इल्यूजन है। दजाल की एक आंख होगी। हो सकता है ये जो हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने प्रेडिक्शन की कि दजाल की एक आंख होगी या एक आंख से काना होगा, ये हो सकता है कि मेटाफोरिकल मानों में ये बात की जा रही हो, क्योंकि हुज़ूर 8वीं सदी हिजरी के इंसान को बता रहे हैं कि क़यामत के नज़दीक दजल या दजाल क्या होगा। यानी कि उस वक्त के इंसानों को ये नहीं पता कि टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो जाएगी, कैमराज आ जाएंगे, ऑडियो वीडियोज़ होंगी, इंटरनेट होगा, सोशल मीडिया होगा, वीडियो वायरल होनी होगी, ये सब टेक्निक्स आएंगी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आएगी। उस ज़माने के इंसान को उनकी ज़ुबान में ये बताया जा रहा है कि दज्जाल की एक आंख होगी। इसका ये मतलब हो सकता है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मैथमेटिक्स है ना, एक प्रोग्राम है ना, तो वो सबको एक ही एल्गोरिथम या एक ही फार्मूले पे जज करता है, सबको एक ही तरह ट्रीट करता है। तो ये उसके माने हो सकते हैं कि उसकी एक आंख होगी, या दूसरे अल्फाज है कि एक आंख से काना होगा। इसका मतलब है कि उसकी ये वाली एक आंख तो एक्टिवेट होगी, लेकिन इमोशंस या उसकी अपनी जजमेंट या अपनी परसेप्शन, ट्रूथ, वो उसकी नहीं होगी, एक आंख से काना होगा। ये मतलब हो सकता है। और बात करें तो दज्जाल के बारे में जो प्रेडिक्शंस हैं, एक हदीस मुबारक ये है कि दज्जाल का जो पैगाम है ना, वो बग़ैर तबलीग के हर घर में पहुंच जाएगा। तबलीग कहते हैं, जैसे हुजूर ने ख़ुद तबलीग की सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कि कितने साल तबलीग की, मेहनत की, कितना टाइम लगा। तबलीग इसको कहते हैं। अब उस ज़माने के इंसान को ये बता रहे हैं कि तबलीग ये होती है, बगैर तबलीग के पैगाम पहुँचेगा। ये तो हम आज जानते हैं ना, एक वीडियो वायरल होती है तो सारी दुनिया को क्या पता चल जाता है। ये उस ज़माने का इंसान तो ये नहीं जानता था। तो दज्जाल का पैगाम बगैर तबलीग के हर घर में कैसे पहुँचेगा? टेक्नोलॉजी, वायरल होना चीज़, और ये जो माइंड साइंस की टेक्निक्स हमने यूज़ की हैं, इसके ज़रिए हर शख्स उससे कायल भी हो जाएगा। और ये इतनी बड़ी इल्यूजन क्रिएट कर सकता है कि जिससे बचना मुश्किल है, ईमान बचाना मुश्किल है। इसीलिए हदीस पाक में ये भी बताया गया है कि जब दज्जाल हो तो उससे बचने का एक ही तरीका है कि उससे आपने फ़ाइट नहीं करने का कहा गया, काउंटर करने को नहीं कहा गया, अपना ईमान बचाने को कहा गया है। और उसमें एक हदीस पाक है कि पहाड़ों की तरफ जाएँ आप, अपना ईमान बचाने के लिए पहाड़ों की तरफ जाएँ। अब पहाड़ों की क्या चीज़ कनेक्ट होती है हमारी इस बातचीत से? पहाड़ों में क्या चीज़ नहीं होती? सिग्नल्स नहीं होते, कम्युनिकेशन नहीं होती, टेक्नोलॉजी नहीं होती, इंटरनेट नहीं होगा, कोई ऑनलाइन चीज़ नहीं होगी, तो एआई भी नहीं होगा। तो एआई भी नहीं होगा। अगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस दज्जाल है तो बिल्कुल ठीक है, आप पहाड़ों की तरफ जाएंगे का मतलब है कि आप टेक्नोलॉजी से और ऑनलाइन इंटरनेट से दूर जाएं, ये इसका मतलब है। अगेन 8वीं सदी के इंसान को ये समझाया जा रहा है, तो इन अल्फाज में समझाया जा रहा है कि पहाड़ों की तरफ जाओ। सुनो पॉडकास्ट के बहुत से ऐसे व्यूवर्स हैं जिन्होंने अभी सुनो डिजिटल चैनल को सब्सक्राइब भी नहीं किया, और अगर आप समझते हैं कि मेरे इस पॉडकास्ट से आपने कुछ सीखा या फिर समझा, तो अभी सुनो डिजिटल चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि मैं इसी तरह का वैल्यूएबल कंटेंट आप सब लोगों के लिए लाती रहूं।